वेलकम टू CSS लेक्चर सीरीज़। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है द लीग ऑफ नेशंस। ये टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये CSS में 3 सब्जेक्ट्स की आउटलाइन में आता है: ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारा एक बुक है द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, राइटर हैं उसके इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब, उसकी भी लेक्चर सीरीज़ चल रही है। और साथ में हमने जो कोर्स की आउटलाइन के टॉपिक्स हैं उनको हमने टारगेट किया है और उनको हम कवर कर रहे हैं CSS के लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं PSC की, वहाँ से। तो CSS PMS या कोई भी मुकाबले के इम्तिहान आप देने जा रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ सिलेबस और आउटलाइन कवर करनी होती है, दुनिया की हर चीज़ के बारे में इल्म होना आपको ज़रूरी नहीं है। तो हमने डायरेक्ट ही जो आउटलाइन में टॉपिक्स हैं उनको टारगेट किया है और उनको हम रिकमेंडेड बुक से कवर कर रहे हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले लेक्चर से आप लेक्चर जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें हम अपना अब टॉपिक शुरू करते हैं। द लीग ऑफ नेशंस, ये जी UNO की तरह से एक अदारा था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो अब चल रही है। इसी तरह का ये एक इदारा था। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी या अमेरिका जो थी, जितनी भी कंट्रीज़ जो पूरी दुनिया में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व थी, उनको मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और वैसे भी उनका जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया था और माली नुकसान भी हुआ था। तो उस नुकसान को देखते हुए, उस दुनिया की तबाही को देखते हुए, दुनिया के जो थिंकर्स थे, बड़े बड़े लोग थे, जो उन्होंने फैसला किया कि कोई इस तरह की एक तंजीम, एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसका काम ये होना चाहिए कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं कंट्रीज़ में आपस में, जो उनके बॉर्डर पे डिस्प्यूट्स होते हैं या उनके वैसे आपस में कुछ बन जाती हैं तल्खियाँ, तो उनको ख़त्म करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे वो लोग अपना डिस्प्यूट लेकर जाएं और बाकी पूरी दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बैठ के उसके बारे में फ़ैसला करें कि उसमें जो हक पे हो उसके हक में फ़ैसला दें और जो गलत हो उसको रोकें। तो इस सेंस में ये जो लीग ऑफ नेशंस, ये एक अदारा कायम हुआ। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कायम हुआ। 10 जनवरी 1920 इसकी डेट ऑफ, यूँ कह लें कि जब से ये बना है। और इसका जो मेन हेड क्वार्टर है वो जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड की एक सिटी है जिनेवा। तो इसका जो मेन एम था, जो काम था, वो यही था कि जो इंटरनेशनल लेवल के डिस्प्यूट्स होते हैं उनको उनको टैकल करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। ओरिजिन्स ऑफ द लीग, इस लीग को जो गो के ये लीग बहुत से लोगों का आइडिया था, लेकिन इस लीग को माना जाता है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन था उसका ये आइडिया समझा जाता है कि शुरू से जो मेन इस आइडिया पे फोकस कर रहा था वो बंदा था अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो इसके अलावा ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार और बहुत से थिंकर्स थे जो ये बार बार कह रहे थे कि एक लीग होनी चाहिए। उनमें नाम है जो मेन, वो हैं लॉर्ड रॉबर्ट सिसिल ऑफ ब्रिटेन, और जेम्स मेट्स हैं साउथ अफ्रीका के, और लियोन बोर्जॉयस हैं फ्रांस के। इन लोगों ने एक स्कीम दी, एक मुकम्मल पैटर्न दिया कि किस तरह हम एक लीग बना सकते हैं। तो इन चंद लोगों के नाम अहम हैं इस लीग में। गो के इसमें और भी बहुत से लोग थे जिनका ये आइडिया है, लेकिन ये मेन बंदे हैं जिन्होंने इस आइडिया को, इस स्कीम को फॉरवर्ड किया। लीग ऑफ नेशंस के इस आइडिया को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई। लाइक ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर था लॉर्ड जॉर्ज, उसने इसको वार एम्स में शामिल किया। और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था विल्सन, उसने जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान में जो उसने 14 पॉइंट्स अपने दिए थे, उनमें से जो लास्ट पॉइंट था वो इसी बात को रखा गया लीग ऑफ नेशंस को, कि एक लीग ऑफ नेशंस बनाई जाएगी या कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी। तो इसकी बहुत अहमियत थी। वुडरो विल्सन जो था अमेरिका का प्रेसिडेंट, वो यूं कह लें कि इस लीग का एक मेन कंट्रीब्यूटर था। और उसने जो लीग कोवेनेंट का मतलब होता है कि जो रूल्स बनाए गए थे, जो रूल्स थे लीग को ऑपरेट करने के लिए, उसने इस बात पे वो वाजिद हो गया कि जो लीग कोवेनेंट है उसको जितने भी जो भी मतलब कि ट्रेटीज़ हो रही हैं या पीस सेटलमेंट्स हो रहे हैं उनमें इसको शामिल किया जाए, लीग कोवेनेंट को, कि
इसकी खिलाफवर्जी कोई भी ना करे। और ये जो लीग कोवेनेंट था इसको बनाने में विल्सन खुद भी शामिल था, और उसके अलावा एक इंटरनेशनल कमेटी थी पूरी जिसने ये लीड कोवेनेंट तैयार किए थे, जो रूल्स थे लीग को चलाने के लिए। तो उनमें जो मेन नाम है उस कमेटी में वो सिसल है, स्मर्ट्स है, बोर्जियस है, और उसमें पॉल हेमंड्स है बेल्जियम का, और विल्सन खुद है उसमें शामिल उस कमेटी में जिन्होंने ये कोवेनेंट बनाया था लीग का। तो विल्सन यूं कह लें कि इसका मेन कंट्रीब्यूटर था। द लीग एम्स में जो मेन एम था वो तो कलेक्टिव सिक्योरिटी का था, कि जब भी कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक करेगी तो जो मेंबर कंट्रीज़ होंगी इस लीग की, वो जो उसमें अग्रेसर होगा, मतलब जिसकी ज़्यादती होगी, जो बिला वजह किसी पे अटैक कर रहा है, उसको वो सब मिलके रोकेंगे। चाहे वो थ्रू मिलिट्री सैंक्शंस हों या इकोनॉमिक सैंक्शंस हो, कि मतलब उसका माशी बाइकाट कर दिया जाए, या उस पे एक मुकम्मल मतलब कि मुश्तरका एक फ़ौज बना के उस पे चढ़ाई की जाए, मतलब जिस तरह भी है उसको रोकना है अग्रेसर को। तो नंबर वन जो इस लीग का एम था वो था कलेक्टिव सिक्योरिटी, के इससे डिस्प्यूट्स सॉल्व करने हैं। और जो दूसरा इसका एम था मेन वो था इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कि इसमें जो वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, उसको सॉल्व करना भी इसके मेन एम्स में शामिल था इस लीग के। अब अगर हम लीग की ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो शुरू में जब ये लीग बनी थी तो तब इसकी जो मेंबर स्टेट्स थी वो 42 थी, लेकिन 1926 तक इसकी जो मेंबर स्टेट्स थी उनकी तादाद 55 हो गई थी, जब जर्मनी को भी इजाज़त मिल गई थी, उसमें एडमिट कर लिया गया था। क्योंकि पहले जर्मनी को इस लीग में शामिल नहीं किया जा रहा था, लेकिन 1926 में उसकी ये जो डिमांड थी उसको मान लिया गया था इस लीग में शामिल करने के लिए। तो इस लीग की ऑर्गेनाइजेशन के जो अगर हम उसको देखें तो उसके मेन 5 ऑर्गन्स हैं। अब हम उसके वन बाय वन एक एक ऑर्गन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जनरल असम्बली। जनरल असम्बली जो थी वो उसका जो सालाना एक ही इजलास होता था, और उसमें तमाम जितनी भी मेंबर स्टेट्स होती थी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, और हर मेंबर स्टेट का एक वोट होता था। और उसमें जो जनरल पॉलिसी होती थी उसको डिस्कस किया जाता था, लाइक किसी पीस ट्रीटी की रिवीजन करनी है, या उसमें कोई अमेंडमेंट्स करनी है, या कोई लीग के जो फाइनेंशियल मसले हैं उनको कैसे देखना है, उसको कैसे टैकल करना है या हैंडल करना है। तो इन जो जनरल सी चीज़ें थी इनको देखती थी ये जनरल असम्बली। इसके पास कोई बहुत ज़्यादा अथॉरिटी नहीं थी एज़ पर डिसीजंस, लेकिन ये एक तरह से अथॉरिटेटिव थी भी बहुत ज़्यादा, कि ये बहुत बाकी जो अहम ऑर्गन्स थे इस लीग के उसके लिए मेंबर्स भी ये सिलेक्ट करती थी थ्रू वोटिंग। तो लेकिन इसका ये था कि हर जो भी डिसीजन होगा वो यूनानिमस होगा। यूनानिमस का मतलब है मुत्तफिका, कि मतलब सब मेंबर्स अगर किसी डिसीजन पे एग्री करेंगे तो तब वो डिसीजन लिया जा सकेगा। अगर कुछ 2 4 या 5 मेंबर्स उसके खिलाफ वोट देते हैं तो ये असेंबली डिसीजंस नहीं ले सकती थी। दूसरा जो मेन ऑर्गन है इस लीग का ऑर्गन था वो है द काउंसिल। काउंसिल जो थी उसमें आप देखें इस काउंसिल में इस काउंसिल के जो टोटल मेंबर्स थे वो 8 मेंबर्स थे, जिसमें से 4 जो थे वो परमानेंट थे। परमानेंट मेंबर्स में जो शामिल थे वो ब्रिटेन था, फ्रांस था, इटली था और जापान। यूएसए जो कि जिसने इस लीग को ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन अगर वो ज्वाइन करती तो उसको भी परमानेंट मेंबर बनाया जाना था इस लीग में। लेकिन इसमें जो नॉन परमानेंट मेंबर्स थे वो भी 4 होते थे, और उसको इलेक्ट करती थी जनरल असेंबली थ्रू वोटिंग। तो 3 साल के लिए उनको इलेक्ट किया जाता था नॉन परमानेंट मेंबर्स को। लेकिन 1926 तक ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स थे ये 3 से बढ़कर 9 कर दिए गए थे। मतलब नॉन परमानेंट 9 थे लेकिन जो परमानेंट थे वो 4 ही थे। मतलब आप कह सकते हैं कि 1926 तक जो टोटल मेंबर्स की तादाद थी काउंसिल की वो 13 हो चुकी थी। तो ये जो काउंसिल थी ये सालाना नहीं मिलती थी, ये अक्सर इनकी मीटिंग्स होती रहती थी, और इनका काम था पॉलिटिकल जो डिस्प्यूट्स चल रहे थे कंट्रीज़ के दरमियान में उनको सॉल्व करना। तो ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स अक्सर आ जाते थे, तो इसलिए इनको साल में 3 4 या 5 मरतबा भी इनकी मीटिंग्स हो जाती थी, लेकिन ये कम अज़ कम 3 दफ़ा ज़रूर इनकी मीटिंग होती थी। जनरल असम्बली की तरह इसमें भी यही रूल था कि इनके जो डिसीजंस होते थे वो यूनानिमस होने ज़रूरी थे, मतलब कि फ़ैसले के लिए तमाम मेंबर्स का एग्री करना एक पॉइंट पे ज़रूरी होता था। तीसरा जो अहम ऑर्गन है लीग ऑफ नेशंस का वो था कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस।
ये जो थी ये हॉलैंड की सिटी हेग में बेस्ड थी और इसमें 15 जजेस होते थे इस कोर्ट में, जो कि मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ के होते थे, मुख्तलिफ कंट्रीज़ से उनका ताल्लुक़ होता था। और इसका जो काम था इस अदारे का वो था लीगल डिस्प्यूट्स जो होते थे स्टेट्स के दरमियान में उनको सॉल्व करना। लीगल डिस्प्यूट्स में आप देख सकते हैं कि उसमें जो बॉर्डर लाइन के इश्यूज़ होते हैं वो आ सकते हैं, उसमें जो उनका समंदरी एरिया है वो आ सकता है कि कौन सी कंट्री का समंदरी एरिया कहाँ तक है। ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिसमें लीगैलिटी इन्वॉल्व हो, उसको डील करने के लिए ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस बनाई गई थी। तो इसने जो बाकायदा तौर पर काम शुरू करना शुरू किया था वो 1922 से किया था और 1939 तक ये 66 कामयाब केस डील कर चुकी थी। तो ये काफ़ी कामयाब एक ऑर्गन आप कह सकते हैं लीग ऑफ नेशंस का रहा। चौथा जो अहम ऑर्गन था लीग ऑफ नेशंस का वो था सेक्रेटेरिएट। आपको पता है सेक्रेटेरिएट जैसे कि हमारी कंट्री में भी सेक्रेटेरिएट है, तो सेक्रेटेरिएट में काम जो होता है वो पेपर वर्क होता है, तो इसका काम भी पेपर वर्क था। ये आप यूँ कह सकते हैं कि जो लीग ऑफ नेशंस का जो सिविल सर्विस का डिपार्टमेंट था वो यही था, वो यही इदारा संभालता था सेक्रेटेरिएट। इसमें जो होता था वो रेजोल्यूशंस और रिपोर्ट्स लिखी जाती थी और लीग ऑफ नेशंस के जो काम होते थे उनका जो एक प्रोसेस होता था उनको चलाना इस अदारे का काम था। इसमें 30 डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग होते थे जो कि सेक्रेटेरिएट में काम करते थे और उनका जो काम था वो मुकम्मल काम पेपर वर्क पे ही बेस्ड होता था। पांचवा जो अहम रुकन जो था लीग ऑफ नेशंस का वो था कमीशंस एंड कमेटीज़। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कमीशंस और कमेटीज़ शामिल थीं और इनका जो काम होता था वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को डील करना होता था जो कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वार के बाद अराइज़ हुई। तो इनमें जो मेन कमीशंस थे उसमें था मैंडेट्स को हैंडल करना या मिलिट्री अफेयर्स को। मैंडेट्स जो था वो थी जो स्टेट्स फ़र्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो विनिंग अलाइड साइड थी उसके दरमियान में जो कंट्रीज़ जो मतलब कि लाइक जैसे टर्किश एम्पायर जो ऑटोमन एम्पायर टूट गई थी उसमें से जो मुख्तलिफ स्टेट्स थी उनको बांट दिया गया था अलाइड पावर के दरमियान। तो उन स्टेट्स को उनका मैंडेट कहा जाता था कि ये इनकी मैंडेट स्टेट्स हैं। तो इन स्टेट्स को हैंडल करने के लिए कमीशंस थे और कुछ मिलिट्री अफेयर्स को देखने के लिए, तो उन चीज़ों को देखने के लिए और जो इसके अलावा बहुत सारी कमेटीज़ थी इंटरनेशनल लेबर कमेटी जैसे, और जैसे हेल्थ की कमेटीज़ थी जैसे आजकल हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएनओ का एक हिस्सा है। इसी तरह तब भी ऑर्गेनाइजेशंस होती थी जो कि हेल्थ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस थी, चाइल्ड वेलफेयर के लिए ऑर्गेनाइजेशंस थी और ड्रग प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए और विमेन राइट्स के लिए। इस तरह की छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि इसके पाँचवें रुकन कमीशंस एंड कमेटीज़ में आती हैं। तो ये तो था लीग ऑफ नेशंस का एक यूं कह लें कि एक इंट्रोडक्शन टाइप लेक्चर था कि जिसमें सिर्फ उसकी बॉडी और उसके एम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। इसके अलावा जो आउटलाइन में लीग ऑफ नेशंस का जो टॉपिक दिया गया है अगर उसको हमने मुकम्मल कवर करना है तो वो सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता कि उसके एम्स क्या थे और उसकी बॉडी वर्किंग क्या थी। उसमें बहुत सारी डिटेल्स में हमको जाना होता है। और यहाँ पे अगर आपने नोट किया हो तो मैंने लेक्चर्स में जो रेड कलर में चीज़ें हाईलाइट की होती हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। लाइक किसी भी अगर आप कंपेटिटिव एग्ज़ाम में चाहे CSS PMS या किसी भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं FPSC का जो 100 MCQs बेस्ड पेपर्स होते हैं तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में पता होना ज़रूरी होता है। एक स्टोरी के बारे में पता होना और फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में पता होने में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होते हैं उनको मैं रेड में हाईलाइट करता हूँ ताकि आप उनको नोट कर लें या कम से कम आपके जहन में वो कैप्चर हो जाएं। उसका फ़ायदा ये होता है कि ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं आपके आर्गूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप अगर यही लीग ऑफ नेशंस के बारे में आपको एक सेटअप का पता है, आपको स्टोरी का पता है कि इसका काम क्या था, ये करती क्या रही है, लेकिन आपकी एक जनरल सी स्टोरी अगर आप CSS में लिख दोगे, लाइक आप लिख देंगे कि इसका काम वार को रोकना था, ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ के दरमियान वार को रोकती थी, इसका काम लीगैलिटीज़ को डील करना था, ये था वो था, ये सारी स्टोरी आप बता देंगे लेकिन आप उसमें फैक्ट्स और फिगर्स नहीं देंगे। लाइक ना तो आप किसी का नाम देंगे कि विल्सन जो था उसने ये किया था, या जो इंग्लैंड का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो जॉर्ज था उसने ये किया था, किसी का नाम नहीं देंगे या कोई नंबर नहीं देंगे। लाइक जैसे हमने अभी देखा है कि
जो 1939 तक जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस थी उसने 66 केस हैंडल कर लिए थे सक्सेसफुली। अगर वो 66 का नंबर हम देंगे तो हमारे जो आर्गूमेंट्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन अगर हम इस तरह वो नहीं दे रहे फैक्ट्स या फिगर्स तो हम यूं ही कह देंगे कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस थी ये बहुत कामयाब रही, इसने कई केसेस हल किए। अब कई लिखने में और 66 लिखने में बहुत डिफरेंस है। वो आपको आपका यूं कह लें कि आपकी 50% जो क्रेडिबिलिटी है वो कम कर देती है आपकी जनरल जो स्टोरी होती है। लेकिन आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो स्टोरी दोगे वो आपकी 100% क्रेडिबिलिटी को शो करती है। लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए वो आपकी अथेंटिक होनी चाहिए। लेकिन मतलब उनकी जो सोर्स बुक होनी चाहिए या सोर्स ऑफ नॉलेज होना चाहिए वो अथेंटिक होना चाहिए। एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक्स होनी चाहिए या उनकी रिकमेंडेड जो मैगजीन्स या उनकी रिकमेंडेड वेबसाइट्स होती हैं वहाँ से वो डेटा होना चाहिए, ना कि किसी नावल से उठा के आप डाटा दे दें जो कि सिर्फ टेल्स पे बेस्ड होता है। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी होती हैं। तो लीग ऑफ नेशंस को जो आगे हमने इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 में चीज़ें कवर करनी है उसमें आएंगी कि ये लीग ऑफ नेशंस की कामयाबियाँ क्या थी, और फिर पार्ट 3 में हम देखेंगे कि इसकी नाकामी के रीज़न क्या थी। मतलब लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी कि आइंदा कोई वार ना हो, लेकिन इसके बाद लीग ऑफ नेशंस के बाद वर्ल्ड वार 2 हुई तो ये क्यों हुई, इसकी नाकामी की वजह क्या थी। तो इन सब चीज़ों पे हम एक डिटेल्ड लेक्चर बनाएंगे पार्ट 2 और पार्ट 3 के नाम से। तो आप ट्यून्ड रहें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि ये चैनल आपको CSS PMS या किसी भी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। और सबसे जो अच्छी बात इस चैनल की वो ये है कि यहाँ पे अथेंटिक जो डेटा है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, रिकमेंडेड बुक्स में से उठाया जाता है डाटा, और यहाँ अथेंटिसिटी जो है वो गारंटेड है। तो स्टे ट्यून्ड,